ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राष्ट्रधर में चलिए अगले मुद्दे का हम यहां रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और इस इलाके में अभी भी सर्च अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद के अलावा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरेरा भी शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने 2 स्थानीय आतंकियों को भी मार गिराया, जिनकी पहचान अभी नहीं हुई। इससे पहले पुलवामा में 8 जुलाई को भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के किफायत, रमजान सोफी और अलबद्र के इनायत अहमद डार के रूप में की गई थी। पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए। क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से। फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, एलटी का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। एक की शनाख्त हुआ है शाहनवाज, ये शंबोरा पुलवामा का है। अच्छा सर, पिछले टाइम से हम कुछ 2-3 एनकाउंटर्स हमने जो ऑब्जर्व किया है, किसी न किसी एनकाउंटर में आउटसाइडर कोई पार्ट आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। जितना भी रिसेंटली 4-5 इनकाउंटर हुआ है, उसमें हर एक में एक एफटी मारा गया है। ये शो करता है कि लोकल टेररिस्ट के साथ एफटी भी मिलके अटैक में इन्वॉल्व रहा है। जो हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है अटैक में, ये इससे प्रूव होता है। तो अभी एरिया छोड़ा गया है ऑपरेशन अभी हम लोग उसको खत्म कर दिए, लेकिन एरिया को सर्च कर लेते हैं, कहीं पुराना या जो ब्लाइंड ग्रेनेड वगैरह कहीं सेल नहीं हो, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। इसमें कोई और इंजर्ड है, कैजुअल्टी? थैंक्स गॉड अभी तक अपने साइड से, सिविलियन साइड से कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं है। तो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी पर रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आप सुनिए। फ्रस्ट्रेशन ये पूरे एक्टिविटीज को करवा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में दो जगह पर मुठभेड़ शुरू है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और आतंकवादियों में। ये उसका बहुत अच्छा नमूना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 अलकायदा के आतंकवादी पकड़े थे, जिनके पास बहुत ज्यादा आर्म्स एम्युनिशंस मिले थे, बम मिला था। और प्लस एनआईए ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रेड्स कर रही है। टेरर फंडिंग के उन्होंने बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं और ये एक तरह से आतंकवादियों का गला घोट रही है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और भारत सरकार। और ये चीज पाकिस्तान को पच नहीं रही है। अब पाकिस्तान ने तो चुप बैठना है नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है चुप बैठना। हमको तो आता ही है हमारे मुंह के बल गिरना। तो पाकिस्तान ये सारी ऐसी हरकतें कर रही है। एक एजाज नाम का आतंकवादी, उसको मार गिराया है एक एनकाउंटर में, जो पाकिस्तान का आतंकवादी है। तो इस तरह रहेगा तो निश्चित है कि आप ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे एफएटीएफ के, और आपको कोई भी फंडिंग किसी भी देश से नहीं मिलेगा। अगर आपको बचना है तो ये सारी बचकानी हरकतें बंद कर दीजिए और भारत के शरण में आइए। यही आपके लिए सबसे बड़ी दवा है। वरना भारत आपको इस तरह से कटु जवाब देगी कि आप अपना मुंह ऊपर करके भी बात करने के लायक नहीं रहेंगे। अलॉन्ग विद 2 लोकल टेररिस्ट के अबू हुरैरा का मारे जाना जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और उनको हम बधाई देते हैं। उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और वहाँ से आर्म्स और असला जो है रिकवर हुआ है। उधर आज जम्मू जिले के बिश्नाह के सीमावर्ती अरनिया में पाकिस्तान का ड्रोन देखे जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल ने क्षेत्र को खंगालने के लिए व्यापक तलाशी अभियान छेड़ दिया। सतर्क सीमा प्रहरियों ने अरनिया में आज व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। आपको बता दें कि अरनिया में घुसे आए पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी कर इसे भगा भी दिया गया था। बुधवार सुबह होते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में सीमा प्रहरियों ने अरनिया में सीमा से सटे सभी इलाकों को खंगालने के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को ड्रोन हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार इस ओर ड्रोन भेज रहा है।
प्रदेश में सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तानी ड्रोन की चुनौती का सामना करने के लिए इस समय हाई अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने सभी जिलों में ड्रोन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन ड्रोन से हमले, हथियार, नशा भेजने की कोशिशों में हैं। ऐसे में सभी महत्वपूर्ण स्थल की सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। इस बार 18 फरवरी के बाद पाकिस्तान की ओर से 12 बार ड्रोन का इस बार भेजकर आतंकवाद को शह देने की कोशिश की गई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच फिर से संघर्ष विराम समझौते के बावजूद पड़ोसी मुल्क अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजरों ने अरनिया सेक्टर में ड्रोन उड़ाया, जिससे बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी कर इस ड्रोन को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। इस पर रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आप सुनिए। अरनिया सेक्टर में फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। साफ तौर पे पाकिस्तान की डेस्परेशन नजर आ रही है। वो आर्म्स गिराना चाहते हैं, असला गिराना चाहते हैं, ड्रग्स गिराना चाहते हैं, पैसा गिराना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। हमको तकरीबन 2 साल का लीड टाइम था। जब तक हम एक सिस्टम नहीं लगाते जिससे हम ड्रोन को तुरंत से डिटेक्ट करके उसको मार नहीं गिरा पाते, इस माफी की हरकतें होती रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको एंगेज किया तो वो वापस चला गया। This particular drone, there is absolutely no doubt that it has come from Pakistan. So I think we need to send a very strong message to Pakistan that the entry of drones from their side into our territory will be construed as a breach of a ceasefire, which has been existent since I think early this year. And it should be made very clear to them that any such action will be a violation of the ceasefire, and India reserves the right to respond accordingly. Unless a stern message is sent to Pakistan, I do not foresee any of these activities either reducing or stopping altogether. और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और मेरा सवाल सीधा सा है सर, ड्रोन बार बार हम देख रहे हैं कि इस समय कश्मीर घाटी में दिखाई दे रहे हैं। जम्मू एयरबेस पर जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। वजह क्या है? ये ड्रोन बार बार आखिर आ कैसे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान से जब एक बार फिर से हमारा संघर्ष विराम को लेकर समझौता हो गया, तो फिर उस पूरे विराम समझौते का अर्थ क्या रह गया? देखिए, अगर आप पाकिस्तान से पूछते हैं, वो तो कहते हैं हमने ड्रोन भेजा है। नहीं, आपके अंदर ही लोग जो टेररिस्ट हैं, जो आपके ही हैं, वही ड्रोन भेज रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि हमें क्या पड़ी है इतने किलोमीटर ड्रोन भेजने की। वो सीधी बात कर रहे हैं कि और अब आप देखिए, ऐसा है, अगर आप बाकी कई विशेषज्ञ हैं अपनी अपनी बात करते हैं, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि अगर आपने वही करना है कि वो एक पत्थर मारेगा तो आप एक पत्थर मारेंगे, वो बड़ा पत्थर मारेंगे तो आप बड़ा पत्थर मारेंगे। ये आपको मुहूर्त निकालने को किसने बोला है? आपका हमला हो रहा है, चाहे उनके स्लीपर सेल छुपे हैं, चाहे बाहर से आ रहे हों। आपको अगर करना है तो डायरेक्ट उसके एरिया के ऊपर ऑक्यूपाई करिए पीओके को। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपका ड्रोन आता रहेगा। और ड्रोन आने के लिए क्या, एक बच्चा उनके कहीं से भी लॉन्च कर सकता है, किसी दुकान से कर सकता है, किसी छत से कर सकता है। आप किस किस को ढूंढेंगे? सारे स्लीपर सेल हैं, वो रिलीजियस बेस्ड हैं, और हिंदुस्तान को इसका प्रॉब्लम है। ये जो रेडिकल एलिमेंट है, ये वही मदद कर रहे हैं उनकी। देखिए, इस्लाम का रेडिकल एलिमेंट एक लिमिटेड है। सारा इस्लाम बुरा नहीं है और बहुत अच्छा है, हमसे बेटर है। हमें उनकी मदद लेनी चाहिए, उन लोगों की, और इन लोगों को वीड आउट करना चाहिए। हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि अपने ही घर में छुपे हुए लोगों को निकालना है। ये अपने छुपे हुए गद्दारों को आप निकाल नहीं सक रहे, और पाकिस्तान को कह रहे हैं, पाकिस्तान तो यही चाहता है। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, अभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की यहाँ घुसपैठ हो रही है, या कश्मीर घाटी में खुद ही स्थानीय आतंकी इतने ज्यादा मौजूद हैं कि अब हमें पाकिस्तानी घुसपैठियों की जरूरत ही नहीं पड़ रही? अरे, आप क्या कह रही हैं? अभी 11 लोग तो आपने ही निकाले हैं नौकरी से। वो सब आतंकवादियों को पैसा दे रहे थे, और आपकी अखबार में खबर क्या है कि उनको नौकरी से निलंबित किया गया है। जी जी। कल मैं देश के दुश्मन के साथ मिलूंगा तो क्या मुझे निलंबित करके छोड़ देंगे?
मेरे को आप बताइए क्या सजा होगी, आप करेंगे तो क्या सजा होगी, बिल्कुल। तो इनकी क्या सजा होनी चाहिए? ये एक मजाक है क्या? तो अगर ऐसा मजाक चलेगा तो वो तो हंस रहे होंगे पाकिस्तान में कि देख लो इनको, इनकी हिम्मत भी नहीं है इनको लाइन पे लगाने की। तो आप क्या बात करेंगे? तो और आतंकवादी दर्जनों छुपे बैठे हैं, बड़े आराम से काम कर रहे हैं, बड़े कब के पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं यहाँ पर, और अपने देश का, यहाँ का, हमारी इस धरती का खा रहे हैं, इसी धरती के ऊपर आग लगा रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, और वो धर्म के नाम पर, बिल्कुल बिल्कुल, धर्म के नाम पे आप कुछ भी करा सकती हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो धर्म के नाम पर आतंकवाद की होती है, और इसका सारी दुनिया में हो चुका है। सारी लड़ाइयां धर्म के नाम पे हुई हैं। इस्लाम में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में शिया सुन्नी, प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथलिक्स, ये सारे के सारे धर्म के नाम पे हुए हैं। तो धर्म के नाम की चीज को अगर आप ये पुछ करके नहीं कर सकते, आपको उसको डायरेक्टली खत्म करना होगा। चाणक्य ने आपको यही बताया था, नहीं तो आप फिर रोते रहिए। अगले 18 साल और 15 साल हो गए मेरे को, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं और अभी भी बोलता रहूंगा। सर, और पिछली बार जब हमारी इस मसले पर बात हो रही थी तब भी आपने ये सलाह दी थी कि बहुत सारी कंट्रीज को साथ में आना होगा, क्योंकि आतंकवाद तो दिमाग में घुसा हुआ है, धर्म के नाम पर ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन बात वही है कि इस सलाह को ना तो कोई सुनने को तैयार है ना मानने को तैयार है। अभी हम इसी बात पर खुश हो रहे हैं कि आज हमने सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी ढेर कर दिए। सर, अब कितने दिन तो बस इसी बात का जश्न मनेगा कि आज 3 आतंकवादी हम ढेर कर चुके हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपके मेमोरी को दाद देता हूं। मैं इम्प्रेस हो गया आपसे कि आपने मेरी पुरानी बात याद रखी। मैंने यही बोला था कि मैंने कहा था जब तक आप इनको जड़ से नहीं खत्म करेंगे तब तक यही होता रहेगा। और ये इसको आप रोकने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और आपको देखिए कब से ये लगे हुए हैं और आपके ऊपर हमला हो रहा है, आप झेलते जा रहे हैं। आपकी नीति ठीक नहीं बनी है। और उसको तो छोड़ो, आतंकवादी फैले हुए सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू और कश्मीर में आए हैं। कैसे आ गए? आपके होते होते कश्मीरी पंडित 5 लाख को निकाला गया, एक भी एफआईआर नहीं है। किसी टेलीविजन ने नहीं बोला, आप किसी ने नहीं बोला। बिल्कुल, मैं समझ नहीं सकता, हमारे खून में गर्मी ही नहीं है तो अब आप क्या बात करेंगे फिर? तभी तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सारे लोग हंस रहे हैं, और मैं ये भी कह चुका हूं कि सब हमारे साथ हैं। अगर सब हम मिलके, सारी कंट्रीज के मिलके अगर काम करें तो आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। पर ये पॉइंट को लेना पड़ेगा। चाहे म्यांमार में है, वहां से भी आतंकवाद निकल रहा है, बांग्लादेश से आतंकवाद निकल रहा है, कहां से नहीं निकल रहा, पर सब रिलीजन के बेस पे। रिलीजन का ही एक ऐसा बेस है जो आतंकवाद को पैदा करता है। और कई एंकर्स कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, वही होता है जो आतंकवादी का धर्म होता है। वही धर्म होता है जो उसके आका का धर्म होता है, जो उसके ट्रेनर का धर्म होता है, जो उसके गुरु का धर्म होता है, वही होता है। बिल्कुल, और अभी तो हम देख रहे हैं सर, इसको खत्म करने की दिशा में काम नहीं हो रहा है। उल्टा हमारे देश में तो अब इस तरह का माहौल बन गया है कि अब तो लग रहा है कि एक धर्म विशेष के अंदर अलग ही उबाल है। इस तरह के बयान हम देते हैं, इस तरह की राजनीति हम करते हैं, और जो राजनीति तुष्टीकरण की हमारे देश में हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। सर, निकाय की आपने क्या वर्ड बोला आपने? तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण मतलब क्या? मतलब सर, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता रहता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम डिवाइड, कभी कोई दंगा होता है। जी जी, अरे आपका देश पैदा हुआ है हिंदू मुस्लिम डिवाइड में। जी जी, ये डिवीजन जो 47 में हिंदू मुस्लिम डिवाइड था, कश्मीर प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड कब नहीं था? हिंदू मुस्लिम डिवाइड सबसे ज्यादा चला है। और 1920s की अगर मैं आपको दिखा दूं, जो उन्होंने हमारी धार्मिक पुस्तकों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी कि हमारे हिंदुओं में इतनी हिम्मत नहीं थी उसका बदला लें, बल्कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो हिंदुओं ने जो रिएक्ट किया, उनके ऊपर हमला बोला। कहने का मतलब है, अगर आप कमजोर हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। अगर आप में दम नहीं है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे प्रॉब्लम बात यही है
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने को बचा नहीं सकते, अपना मान सम्मान नहीं है हमारे में, हमारे अपने का अपना सम्मान बचाने के लिए वो लड़ नहीं सकते हम, तो फिर अब क्या कर लेंगे। सर तो अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में शामिल हुए हैं और ये नई जानकारी मिल रही है कि अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने पर उन्होंने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा मिल रहा है, उसका हम फटकार लगा रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में, हमारे देश में जो हो रहा है उसका क्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सर, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल कर रही थी कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि आप अफगानिस्तान में आतंकवाद ना फैलाएं, और अब ये भी खबर मिल रही है कि अफगानिस्तान ने ये बयान दे दिया है सर कि तालिबान से जंग में हम भारत की मदद लेंगे। ये सब आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप अपना जो क्वेश्चन ये फिर से जरा रिपीट करिए, जो लास्ट पोर्शन। सर, अफगानिस्तान का ये बयान सामने आया है कि तालिबान से हम जंग में भारत की मदद लेंगे। देखिए, ऐसा है जी, ये जो बात कर रहे हैं वो तालिबान का जब पैदा हुआ था वो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर पैदा किया था, तो रशिया को निकालने के लिए अफगानिस्तान से। जी, अब वो जो उनके पास डिवाइडिंग हो गई है, अब वहां का तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत डालना चाहता है, तो ये आप एक दूसरे का केवल लांछन लगा रहे हैं। और जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ में उसका रिलेशन अच्छे हैं, तो ये जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट दी जाती हैं वो हीट ऑफ द मूवमेंट में दी जाती हैं। बेसिकली भारत की हमारी नीति इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि हमें उनके ये कथा जो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, अपने घर की बात, कि भारत में जो इस्लामिक तत्व के लोग हैं हमारी ताकत है। मैं ये भी बोलता हूं हम मेरे से अच्छे हैं, हमारे मुसलमान भाई सिर्फ बहुत छोटी परसेंटेज है जो आतंकवाद का सहारा देती है, जो स्लीपर सेल बनती है। उनको हम अपने मुसलमान भाइयों के मदद से निकालें, उनको अपनी ताकत बनाएं, ये हमारी नीति होनी चाहिए। और फिर देखिए आप कैसे होगा, आप जितना उन पर विश्वास पैदा करेंगे उतना ही आपका हाथ ताकतवर बनेंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड होने मत दीजिए कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड अंग्रेजों ने करी थी, उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं, उसको हमें जड़ से निकालना पड़ेगा। मैंने कितनी बार इस बात को बोला है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है कि जब तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं होंगे आप आतंकवाद को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है, और अगर अफगानिस्तान कुछ कह रहा है हमें अफगानिस्तान से अलग मीटिंग करके टोटल क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए कि क्या बात है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नफरत फैलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की नीति है आर्मी, आईएसआई और मुल्ला एलिमेंट मिलके, और उनके जो तालिबान एलिमेंट उनसे मिले हुए हैं जो अफगानिस्तानी तालिबान से खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ कार्यक्रम करेंगे। हमें इस समय अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए और बाकी कंट्रीज के साथ मदद से मिलके, और अफगानिस्तान को हम क्वाड के अरेंजमेंट में ले जाएं और उनको कहें कि देखिए ये सब मिलके इनकी मदद करनी पड़ेगी। भारत को एशिया पैसिफिक जोन की लीडरशिप लेके सारी एशियन कंट्रीज को अफगानिस्तान की मदद के लिए गुहार लगानी चाहिए। ये सिर्फ हम नहीं कर सकते अकेले जी। तब ये इस्लामिक आतंकवाद का सफाया होगा। चाइना पूरी मदद देगा, टर्की पूरी मदद देगा, इनको फाइनेंशियल मदद देगा, तभी इसको मैं आपने कहा है कि एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तहत हमें अफगानिस्तान की भी मदद करनी होगी और अपने हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों का सहारा लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। सर, आपने बहुत लंबा वक्त सेना में दिया और आप हर चीज बारीकी से समझते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके समय से लेकर अब तक के समय में आप सेना के पास जो सुविधाएं हैं उनमें क्या बदलाव देख रहे हैं। और एक अहम सवाल ये कि अब जिस स्थिति में हम हैं, क्या आपको लगता है कि पीओके वापस लेने के बारे में हम सोच सकते हैं?
सबसे पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन है, पहले जो मैं देखता था जी। जब मैं 1968 में मेरे को कमीशन मिली थी, अब उस टाइम से 71 वॉर देखी, उसके बाद में बाकी लड़ाइयाँ सब देखा, पर क्वेश्चन ये है, हमारा जो फर्क आया है पिछले 6-7 साल में जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था, हमें उनको इस बात का उनको सहारा देना चाहिए, पर जो पहले गवर्नमेंट्स थी 50-60 साल पहले, उन्होंने इस बात का कोई तवज्जो नहीं दी, और ये पिछले 8-10 साल से जो स्टार्ट होना शुरू हुआ है उसका हम नतीजा देख रहे हैं। अब खासकर ये गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर जो अभियान शुरू किया है आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया तहत, और स्वावलंबी बनना डिफेंस में, वो बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत तब होगी जो चाइना के पास है। 85% चाइना अपना इक्विपमेंट बनाता है और बेचता है जी। हम सारे खरीदते हैं जी। हालांकि हमारे पास इक्विपमेंट है, पर जब खरीदे हुए इक्विपमेंट, जब आपके डिफेंस मिनिस्टर लड़ाई शुरू होने वाली है तो मिग 29 लेने की जा रहे हैं, सुखोई 30 की लेने के जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, हमें बनाने चाहिए। हम बनाने में देर हो गई है, हालांकि ये गवर्नमेंट बहुत जोर लगा रही है, मैं इनके साथ सहानुभूति रखता हूं और इनका बिल्कुल मैं खुश हूं कि इतने जोर लगा रहे हैं। हमको सबको मिलके इनका हाथ ताकतवर बनाने चाहिए, और जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, उसको प्राइवेट एंटरप्राइज में लेके मेक इन इंडिया तहत करना पड़ेगा, तब हमारे को स्वावलंबिता मिलेगी और हम लड़ाई लायक तब बनेंगे। टू फ्रंट वॉर। बिल्कुल, अभी जो लगातार ये बातें कही जाती रही हैं, बड़े राजनेता ये बयानबाजी बहुत करते हैं कि धारा 370 हमने हटा दी, अब जल्दी पीओके हमारा होगा, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे सर? पीओके हमारा होगा कह देने से हमारा हो जाएगा क्या? देखिए, पीओके तब होगा जब आप अपनी फौज आगे बढ़ेगी, जब तक फौज नहीं आगे बढ़ेगी पीओके नहीं होगा। और दूसरी बात है, 370 हटाया है, बहुत बढ़िया बात है, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, पर अभी तक मेरे को रंज है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर अभी इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। 5 लाख लोग बेघर-बार हुए हैं, 1500 औरतों के ब्रेस्ट काटे गए हैं, और आप क्या उसका खामियाजा कौन देगा? 6 महीने तक रेप मॉलेस्टेशन होती रही है, क्या कौन इसका जवाब देगा? ये जो है इसको करना भी पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि 370 का फायदा हो रहा है। सर, आखिरी सवाल है मेरा, आने वाले और कितने समय में भारत आतंकवाद ऐसे ही झेलता रहेगा? क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल इसका खात्मा होते नजर नहीं आ रहा है, आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है सर, हम और कितने समय तक आतंकवाद झेलते रहेंगे? देखिए, जब तक आप रिलीजियस डिवाइड को नहीं खत्म करेंगे तब तक आतंकवाद आएगा। रिलीजियस डिवाइड का मतलब है जो रेडिकल एलिमेंट है वो बहुत थोड़ा है, बाकी सारे इस्लामिक मेरे जो भाई हैं वो हमारी ताकत है, उनको किस तरीके से दूर किया जाए, उसके लिए हमारे को अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को एक कमांड एंड कंट्रोल में लाना पड़ेगा, खासकर जम्मू और कश्मीर में, और फिर उनको वीड आउट करना पड़ेगा स्लीपर सेल्स को, और साथ ही साथ पीओके में ऑक्यूपेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, आर्मी को एडवांस करना पड़ेगा, आर्मी और एयरफोर्स को इकट्ठा, और एयरफोर्स ही आर्मी की मदद करेगी सबसे ज्यादा, जैसे बालाकोट में बिल्कुल सारी 71 की लड़ाई शुरू एयरफोर्स ने करी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सारी एयरफोर्स ने जीती, गल्फ वॉर सारी एयरफोर्स ने जीती, तो ये तो आपको एयरफोर्स और आर्मी को मिलके काम करना पड़ेगा और तब ये बात बनेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इस समय हमने देखा कि पुलवामा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और लगातार इसकी चर्चा सुबह से ही हो रही है, लेकिन वाकई में सिर्फ 3 आतंकियों को मार गिराने से काम नहीं चलेगा। अब सरकार को कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा और सेना हमारी पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे प्रफुल्ल बख्शी जी, उन्होंने भी कहा कि आपने जो इस समय धर्म की राजनीति देश में फैलाई हुई है वो सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद फैलाने के पीछे। तो ये तमाम चीजें अब हमें देखनी होंगी और इन पर गौर करके एक ठोस नीति अपनानी
पड़ेगी ताकि हमारे देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।